जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो के दौरान हम लोग सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू सिलेबस जुलाई 2021 का जो पेपर आया था उसे डिस्कस करने वाले हैं। पेपर के बारे में अगर मैं बोलूं तो पेपर कंपैरेटिवली काफ़ी लेंदी था, पूरा आईसीआई मॉड्यूल से ही आया था। कुछ पॉइंट्स इंस्टीट्यूट ने चेंज करने की कोशिश की ताकि स्टूडेंट अगर ध्यान से ना पढ़े पेपर तो पेपर खराब हो सकता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर गड़बड़ हुई थी और 50% चैप्टर्स के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो उन चैप्टर्स के थे वो पूछे गए थे। तो देखा जाए तो जिस स्टूडेंट ने आईसीआई मॉड्यूल पूरे तरीके से पढ़ रखी थी उसका ये पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, फिर भी छूटा हो सकता है क्योंकि बहुत लेंदी पेपर था कंपेरेटिवली। इसके अलावा जो न्यूली एडेड क्वेश्चंस थे वो भी काफ़ी पूछे गए। तकरीबन मेरा अंदाजा था कि 21 मार्क तक के न्यूली एडेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और रफली उतने ही रेंज में न्यूली एडेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए आइए सॉल्व करके देखते हैं कौन से क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था। हम लोग ये पूरा का पूरा इस वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कंसेप्चुअल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं उन सब चीज़ों का। कंसेप्चुअल डिस्कशन के काफ़ी सारे इनके लिंक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे के पूरे लिंक मिल जाएंगे जो क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर में सॉल्व करके रखे हैं। तो कंसेप्चुअल के मैं वहाँ शेयर कर दूंगा। ये सिर्फ उनके लिए है सो दैट वी आर एबल टू कंपेयर आवर पेपर कि हमारा पेपर किस तरह से गया था, किस तरह से हमें सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103+110 चेन होल्डिंग से आ गया था। चेन होल्डिंग, चलिए आइए देखते हैं। आपको 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट दी हुई है। फिगर्स इन लैक्स है। 3 कंपनीज एलएक्स, एमएक्स, एनएक्स। एलएक्स जो हमारी पहली कंपनी है उसने 85% शेयर अक्वायर किए थे एमएक्स के। ये अक्वायर किए थे 1 अप्रैल 2020 को। और जो एमएक्स है हमारी सब्सिडियरी उसने एनएक्स कंपनी के 60% शेयर अक्वायर किए थे। पर ध्यान दीजिए यहाँ इंस्टीट्यूट ने एक पॉइंट को बदल दिया, डेट कर दिया 30 सितंबर, यानी मिडिल ऑफ द ईयर आपने इस एंटिटी को अक्वायर किया था। फॉलोइंग बैलेंसेज आर गिवन ऑन 1 अप्रैल 2020। अब ध्यान दीजिए बैलेंसेज कब दिए गए हैं? 1 अप्रैल 2020 को। कभी भी चेन होल्डिंग में जो हमारा पहला स्टेप होता है वो ध्यान रखिए वो क्या होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एलएक्स, एमएक्स, एनएक्स की, तो आपके पास इसके 85% शेयर्स हैं, आपकी सब्सी के पास इसके 60% शेयर है। तो जब एलएक्स एनएक्स को कंसोलिडेट करेगा तो वो कंसोलिडेट करेगा 85 इंटू 60%। समझ में आ रहा है? 51% कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, और एनसीआई का शेयर 49% माना जाएगा। 51% आपका शेयर और एनसीआई का शेयर 49% माना जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये कभी भी स्टेप 1 होता है। 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से ये सबसे पहला स्टेप है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोगों को रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स दिए हुए, ये हमें नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन पता करने में हेल्प करते हैं। बिजनेस सीजनल नेचर का नहीं है, ऐसा इन लोगों ने एक आप लोगों को क्लियर किया है। और एनसीआई का मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होगा। ये कहानी हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम लोगों को जो डेटा दिया उसके बेसिस पे हम ऑन द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए था नेट एसेट्स की वो निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हमें एमएक्स और एनएक्स का फेयर वैल्यू चाहिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब इसका डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल है, पर एनएक्स के लिए हमें 30 सितंबर की वैल्यू चाहिए। तो शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, रिजर्व्स, ये तो हम लोग दोनों के दोनों बैलेंस 1 अप्रैल के ले रहे हैं। नेट एसेट्स ऐसे भी निकाला जा सकता है इनडायरेक्ट मेथड से, बराबर। शेयर कैपिटल हमें दिया है 2000 और 1600। ठीक है, रिजर्व 1 अप्रैल के दिए हुए हैं 760, 480। ये मैंने उल्टा लिख दिया है तो ये मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ। और 520, 150। चलिए, अब इसके अलावा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के हमें रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग लगेंगे एनएक्स के, क्योंकि एनएक्स को अक्वायर किया गया था 30 सितंबर को। ठीक है, तो अब अगर मैं 30 सितंबर देखूं तो ये 520 और 150 को हमें कंपेयर करना है। 520 और 150 को इन दोनों से, तो 520 को 580 से कंपेयर कर रहा हूँ। 520 को 580 से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये 60 से बढ़ गया। और 150 को 310 से कंपेयर कर रहा हूँ। 150 को 310 से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये 160 से बढ़ गया, बराबर है। सीजनल नेचर का बिजनेस नहीं है, इवनली अक्रूड हुआ होगा, यानी इन दोनों का आधा आधा ले लेते हैं, 30 और 80। ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का छूटा है। कई सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज भी आया है, ये हमारा पहला स्टेप है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा है कि सर इसमें हमें अगर ये स्टेप छूट गया है तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप समझिए ये ऑलमोस्ट पहला स्टेप है।
जिसमें हम बिजनेस कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, इसके आगे के सारे फिगर्स यहाँ के फिगर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो मार्क्स मिलेंगे क्या? मेरे हिसाब से 3 से 4 मार्क के ऊपर नहीं मिलेंगे, भले आपके एंड में बैलेंस शीट टैली हुई होगी, अगर ये आपने नहीं किया है तो। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स का ये छूटा है, पर ये प्रॉब्लम रहने वाली है, ये प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे। चलिए, तो दिस वाज द पॉइंट जो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट ने इस बार चेंज किया। तो यहाँ तक के हो गया 2000 प्लस 760 प्लस 480 3240, 1600 प्लस 520 प्लस 150 प्लस 30 प्लस 80 2380। अब हम देखते हैं हमने पीसी क्या दिया। ये यहाँ पे नहीं दिया है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। बैलेंस शीट से मिलेगा आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स 2620 1350। तो यहाँ तो 2620 सही है, पर यहाँ हम पूरा 1350 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 1350 का सिर्फ 85% निकलेंगे, क्योंकि बचा हुआ 15% में अधिकार एनसीआई का है। ये हमारा स्टेप 2। मैंने आपको कहा था 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये दूसरा स्टेप है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1147.5। अब बात करते हैं एनसीआई की। एनसीआई बोला गया है हैज़ टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, एमएक्स का 120 पर शेयर, 120 पर शेयर। अब यहाँ पे देखिए 2000 का शेयर कैपिटल है, 100 पर शेयर, यानी कि 20 लाख शेयर्स, 20 लाख शेयर्स। 20 लाख में 15% एनसीआई है, 15% बराबर उसका वैल्यूएशन 120 पर शेयर पे करना है, बराबर है 120 पर शेयर 360। और जो दूसरा वाला है उसका शेयर कैपिटल 1600, वही डिवाइडेड बाय 100, 16 लाख शेयर्स। इसमें 49% एनसीआई है और शेयर का प्राइस आपको दिया हुआ है 125 रुपीज़ पर शेयर, 125 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, $980। चलिए, तो 2620 प्लस 360 हो जाता है 2980, और 1147.5 प्लस 980 हो जाता है 2127.5। अब आप कंपेरेटिवली दोनों में देखेंगे तो नेट एसेट ज़्यादा है, मतलब डिफरेंस में निकल रहा है बार्गेन परचेस 252.5 260। $512.5। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेज, इंडियाज 103। यहाँ तक इंडियाज 103 खत्म हो जाता है। इसके बाद इंडियाज 110 शुरू होता है, यानी कि हमें कंसोलिडेशन के लिए जो भी कुछ करना है। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप पे। एमएक्स, एनएक्स, इनके रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग का स्प्लिट करेंगे। चलिए, कितना कितना बैलेंस है ये लिख लेते हैं पोस्ट वाला। अब ये देखिए, ये 760 है, 760 से 810, 760 से 810 यानी कि ये 50 से बढ़ गया, बराबर। फिर देखिए 480, 480 से 600 हो गया 120, 120। ठीक है, अब ये तो हमने निकाला ही था 60, 60 का आधा लेना है 30, और 160 का आधा लेना है 80, बराबर। पहले भी 80 लिया था ना। इसे हम एलएक्स और एनसीआई में बांट देंगे। एलएक्स का शेयर एमएक्स में 85% लेंगे और एनएक्स में 51%, इतना याद रखना है बस। तो 50 का 85% 42.5, 120 का 85% 102, 30 का 51% 15.3, और 80 का 51% 40.8। एनसीआई बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि सर ये रिजर्व और रिटेन अर्निंग को हमने एक साथ एक ही जगह दिखा दिया तो क्या मार्क्स कटेंगे, मतलब नेट हमने दिखा दिया टोटल तो 50 120 एक अलग अलग की जगह 170। मुझे लगता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंस शीट में एक ही फिगर जाएगा, पर मे बी प्रेजेंटेशन मार्क्स काटे इंस्टीट्यूट में भी, क्योंकि रिजर्व का बैलेंस रिजर्व में ऐड होता है और रिटेन अर्निंग का रिटेन अर्निंग में ऐड होता है। तो मे बी, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको। ठीक है, तो मैं अब बता रहा हूँ कंसो अदर इक्विटी।
अब इसमें क्या हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना था, ये भी एक सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि मांगा नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ बैलेंस शीट मांगी है आपसे, ठीक है। तो मैं कंसो अदर इक्विटी एक साथ ही बना सकता हूँ पूरा का पूरा। फिर भी मैं यहाँ एक बार का रिजर्व, रिटेन अर्निंग अलग अलग लिख रहा हूँ। इसमें LX, MX और NX का बैलेंस लिख देंगे। तो LX का तो सिंपल है 1150 और 1030 बराबर। MX में 42.5, 102 और NX में 15.3 और 40.8 जो हमने ऊपर निकाला था। वैसे ही NCI में पहले तो इन लोगों के बैलेंसेस लिख देंगे जो हम लोगों ने यहां लिए थे 360 और 980। इसके बाद MX और NX के जो बैलेंस निकाले थे वो लिख देंगे 7.5, 18, 14.7, 39.2, ठीक है। और यहां से इन्वेस्टमेंट इन NX जो स्टेप 3, मैंने कहा था 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, उसमें तीसरा वाला स्टेप यहां पे माइनस किया जाएगा। आपने यहां पे लिया था सिर्फ 1147.5 जबकि था 1350, तो 202.5 यहां माइनस किया जाएगा, ठीक है। अब ये 202.5 MX से माइनस हो गया, NX इतना रेलिवेंट नहीं है, अल्टीमेटली NEC आएगा, एक ही बैलेंस आएगा, तो डोंट वरी दैट मच। तो चलिए ये वाला बैलेंस निकाल देते हैं फटाफट। $183, $1033.9, 1216.9, 1207.8, 1172.8। अब इसी बैलेंस में मैं बार्गेन परचेज का बैलेंस भी ऐड कर देता हूं जो हमने निकाला था 512.5। अब हमारा ये वाला बैलेंस कंसो PL और NCI का टोटल राउंड फिगर में आना चाहिए था, जो यहाँ दिख भी रहा है राउंड फिगर में आता हुआ। अगर आप ऐड करेंगे मतलब अपन सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के। तो फाइनली इतना होने के बाद अपने को बैलेंस शीट बनाना है। अब बहुत सिंपल है, मैं बैलेंस शीट यहीं बना देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा हम लोगों के लिए कंफर्टेबल टाइम बचेगा और कुछ नहीं। 1500, 1600 और 1400 अगर हम ऐड करें तो ये हो जा रहा है 4500, ये दोनों नहीं आएंगे। इन्वेंट्री 1230, 730, 1180 ऐड करेंगे तो 3140, 1415, 270 और 620 का ट्रेड रिसीवेबल ऐड करेंगे तो 2305। बिल रिसीवेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ बिल पेएबल टू MX भी एक 45 है, वो 55 है। इंटरकंपनी ओइंग वो माइनस कर देंगे 655, 1085, 90 और 150 मिला के 1325। चलिए शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का आएगा, ठीक है। रिजर्व ये 2893.5 आ जाएगा, 0.5 नहीं 0.6.1। NCI आ जाएगा 1216.9, 4415। यही हमारा यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हमारी बैलेंस शीट पूरी की पूरी टैली हो जाती है। आई होप इट इज क्लियर। ये सबसे पहले वाले क्वेश्चन का हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट, ये क्वेश्चन इंड AS 1 से आया, जो इंस्टीट्यूट ने न्यूली ऐड किए थे एग्जाम्पल्स, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने आपको बताया है कि आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 15 मंथ्स है और कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स है जो विद इन 12 मंथ्स ड्यू हो रहे हैं, तो ठीक है वो तो करंट ही रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है विद इन 12 मंथ्स। अब उन्होंने बोला कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए, कंपनी हैज रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 10 करोड़ रुपीस, कॉन्ट्रैक्ट मिला आपको। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है 20%, यानी कि 2 करोड़ रुपए का।
द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 14 मंथ्स विद इन ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स है, 15 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 31 मार्च को ये डिपॉजिट किया गया है। 70% इमीडिएट रिफंड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 करोड़ का 70% इमीडिएट मिल जाएगा, 14 मंथ्स में मिल जाएगा। 15 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट के अंदर अंदर मिल जाएगा। 31 मार्च से 15 मंथ्स के अंदर अंदर 14 मंथ्स में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट पर जो 30% है वो आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम कंप्लीशन होगा, यानी 14 + 3 17, 14 + 3 17, 15 महीने से ज्यादा, तो वो नॉन करंट होना चाहिए। यानी 2 करोड़ में से 70% 1.4 करंट है, पर 0.6 नॉन करंट है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला देखिए, कंपनी के पास कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स है जो ड्यू है आफ्टर 14 मंथ्स फ्रॉम द डेट, ड्यू आफ्टर 14 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। 15 महीने के अंदर आ जाएंगे, 14 महीने से ज्यादा पर 15 महीने के अंदर। मैनेजमेंट वांट्स टू प्रेजेंट इट एज करंट। हाँ, करंट क्या क्या होते हैं? 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट और 15 मंथ्स। 15 मंथ्स की कहानी आती है आपकी आफ्टर द मंथ फ्रॉम द डेट इन बैलेंस शीट। हाँ, 15 मंथ फ्रॉम द डेट इट इज ड्यू, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, तो अपने को ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, करंट प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी वाला देखिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कंपनी हैज गिवन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 करोड़ है, 3 करोड़ एक्स से रिलेटेड, 1 करोड़ वाई से रिलेटेड। रीपेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड विद इन 18 मंथ्स, 18 महीने के अंदर अंदर अगर कैंसिल हो गया, डिपॉजिट बिकम्स पेएबल इमीडिएटली। कंपनी इज पॉजिटिव दैट एक्स अबाउट एक्स की, एक्स तो कैंसिल नहीं होगा, बट इज इन डाउट विद वाई, तो कंपनी वांट्स टू प्रेजेंट 3 करोड़ एज नॉन करंट एंड 1 करोड़ एज करंट। अब देखिए, ट्रेड पेबल्स के अंदर में एक लास्ट क्लॉज है करंट नॉन करंट स्प्लिट में, कि अगर आपके पास डेफर करने के अधिकार है अनकंडीशनल बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल, तो आप उसको नॉन करंट ट्रीट करेंगे, अदरवाइज करंट ट्रीट करेंगे। ये उस क्लॉज को हिट करता है। अगर कैंसिल हुआ तो इमीडिएट पे करना पड़ेगा, यानी कंडीशनल है। 18 महीने तक कब रहेगा? अगर कैंसिल नहीं हुआ तो, यानी डेफर करने के अधिकार कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है। अनकंडीशनल नहीं है, ये एग्जांपल इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही लिया हुआ है, इसीलिए पूरा करंट दिखना चाहिए, क्योंकि कैंसिल कभी भी हो सकता है, इमीडिएट कैंसिलेशन के ऊपर है। तो पूरा का पूरा करंट डिस्प्ले होगा, यानी कि पूरा का पूरा 4 करोड़ आपने करंट दिखाना चाहिए था, इसमें कुछ भी नॉन करंट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आखिरी वाले पार्ट में किसी ने गड़बड़ की हो मे बी, बट इस तरह से पूरा आंसर होना चाहिए। अब आखिरी वाला पार्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन से रिलेटेड, जिसमें आपने 1 करोड़ रुपए एडवांस दिया है नई मशीन के लिए, और पुरानी मशीन बेची जिसमें 0.5 करोड़ रुपीज आपको 10 महीने के अंदर मिल जाएंगे फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। तो 0.5 करोड़ तो रिसीवेबल है, रियलाइजेबल इन कैश, तो ये करंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 1 करोड़ रुपए जो दिया, जिसके लिए लिखा है कि नई मशीन 6 महीने में मिल जाएगी, ये नॉन करंट होगा, ये करंट नहीं होगा। क्यों? कैपिटल एडवांस, जैसे मशीनरी नॉन करंट होती है, वैसे कैपिटल एडवांस फॉर मशीन इज ऑल्सो नॉन करंट। जैसे क्या होता है, करंट क्या होता है? समथिंग दैट इज रियलाइजेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। रियलाइजेबल यानी रियलाइजेबल इन कैश, यहाँ रियलाइजेबल इन कैश वर्ड की बात नहीं हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको नॉन करंट ट्रीट किया जाएगा। तो 1 करोड़ रुपए के एडवांस को नॉन करंट ट्रीट किया जाएगा। ये पॉइंट नया था, ये वाला पॉइंट किसी में भी नहीं था, तो ये वाला पॉइंट इंस्टीट्यूट ने नया ऐड किया। ठीक है, आई होप यहाँ तक के क्लियर है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, अगेन फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी एमटीपी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। कहीं देखिए, स्पेशल लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल कंपनी दैट ओन्स 3 प्रॉपर्टीज। ऑल 3 प्रॉपर्टीज वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। डिटेल्स आर गिवन एज अंडर। तो आपको परचेज प्राइस दिया है तीनों प्रॉपर्टीज का, उनकी एस्टिमेटेड लाइफ और फेयर वैल्यू दी है। कंपनी यूजेस प्रॉपर्टी 1 and 2 फॉर बिजनेस पर्पस। इसका मतलब ये दोनों इंड AS 16 में गवर्न हो गए। कंपनी इज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी टू सेल प्रॉपर्टी 3 इफ इट गेट्स रीजनेबल कंसिडरेशन। प्रॉपर्टी 3 के लिए अगर आपको अच्छा कंसिडरेशन मिलेगा तो आप बेचने को तैयार है, मतलब ये इंड AS 40 में कवर हुई। कंपनी हैज अडॉप्टेड रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी 1, 2 के लिए तो सही था, पर 3 में अलाउड नहीं है। डेप्रीसिएशन चार्ज स्ट्रेट लाइन मेथड हैज नॉट चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर प्रॉपर्टी 1 and 3। क्यों नहीं चार्ज किया? करंट ईयर सिंस फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सीड्स कैरिंग अमाउंट। अब ऐसा नहीं होता, डेप्रीसिएशन तो चार्ज करना ही पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ PL। द प्रॉपर्टीज आर शोन अंडर द हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द बैलेंस शीट। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी 7,50,000 की है, 75,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज करना था, आपने नहीं किया। तो अगर मैं 7,50,000 में 75,000 माइनस कर दूं तो 6,75,000 रुपीज़ की वैल्यू हो जाती है। आप बोल रहे हैं इसका फेयर वैल्यू 8 लाख रुपए है, तो 1,25,000 रुपये रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाना चाहिए, जो कि आपने यहाँ पे लिखा है कि भाई हमने तो PL में चार्ज कर दिया, जबकि PL में चार्ज नहीं होता, वो तो गलत है। समझ गए? ये प्रॉपर्टी 1 था। प्रॉपर्टी 2
10,50,000, 15 साल की लाइफ, 70,000 रुपये का डिप्रीसिएशन चार्ज होना था, 9,80,000 रुपये की वैल्यू, 9,50,000 रुपये, इसका मतलब 30,000 रुपये पीएल में चार्ज करना चाहिए। जब भी कम होती है वैल्यू तो पीएल में चार्ज करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में चार्ज करते हैं। तो ये इतना अमाउंट पीएल में जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है सर 1,25,000 और 30 का नेट रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालेंगे, ऐसा नहीं होता, सब प्रॉपर्टी वाइज अलग अलग, हर एक का अलग अलग देखते हैं। और तीसरी वाली प्रॉपर्टी 12 लाख, उस पर 80,000 का डिप्रीसिएशन चार्ज होना था जो पीएल में जाएगा, और 11,20,000 रुपये पे प्रॉपर्टी दिखनी थी जो 13 लाख रुपए फेयर वैल्यू, वो सिर्फ डिस्क्लोजर में जानी चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स में, अकाउंटिंग नहीं होना चाहिए उसकी। ठीक है, तो इतनी गड़बड़ है इसके अंदर में, एनालाइज कर दीजिए पॉलिसीज। तो ये सारी की सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। 8 मार्क के हिसाब से पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आपको 4 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज दिए, इंड AS 115, उसका आया हुआ क्वेश्चन है, डिस्काउंट अपॉर्चनमेंट का है और कुछ नहीं। कंपनी है GTM, इनके 3 प्रोडक्ट्स है GT और M, जो उन्होंने 1,90,000 रुपये में बेचे हैं, 1,90,000 रुपीज़ में। ठीक है, अब उनका कहना है कि ये सब अलग अलग पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब 3 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, तीनों की रेवेन्यू अलग अलग रिकॉग्नाइज होगी। G सेपरेटली बिकता है तो उसका स्टैंड अलोन प्राइस पता है, पर T और M का स्टैंड अलोन प्राइस नहीं पता क्योंकि वो सेपरेटली नहीं बिकते। तो T और M उन्होंने बोला कि हमने अलग अलग तरीकों से निकाला है, एडजस्टेड मार्केट अप्रोच और कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच, उस बेसिस पे। बोला ठीक है, अब देखेंगे तो 2 लाख रुपए का फेयर वैल्यू निकल रहा है। आपको ये सारे मेथड्स अलाउड है फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के, एडजस्टेड मार्केट अप्रोच, कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। पर आपने ये तीनों प्रोडक्ट 1,90,000 में दिए तो 10,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट का एलोकेशन कैसे होना चाहिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए? तो प्रोपोर्शनेट टू फेयर वैल्यू। सिंपल कंसेप्ट है, 10,000 रुपये को 2 लाख रुपए के प्रपोर्शन में बांटना है। तो हो गया 4,500, 2,000, 200, 3,300, इस तरह से पूरा का पूरा एलोकेशन होना चाहिए। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? बराबर है, ठीक है, क्लियर है। अब केस 2 में उन्होंने बोला कि कंपनी T और M टुगेदर 1 लाख में बेचती है। अगर आप इन दोनों का टोटल देखेंगे तो 1,10,000 आता है, पर ये दोनों कंबाइंड 1 लाख में बिकते हैं, यानी कि 10,000 रुपए के डिस्काउंट पे वैसे भी बिकते हैं। अब जब आपने 1,90,000 रुपए में सेल किया और आपने 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट तो वैसे भी T और M में देते हैं। मतलब डिस्काउंट का कुछ भी एलोकेशन G में नहीं होगा। बोलने का मतलब ये है, सिर्फ इन दोनों में एलोकेशन होगा, इनके फेयर वैल्यू के रेशियो में 44,000:66,000 के रेशियो में, यानी 1,10,000 रुपए के टोटल पे अपॉर्चनमेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब सिनेरियो 3 में उन्होंने बोला कि GT एंड M के अलावा एक और प्रोडक्ट बेचा जाता है, होप। टोटल सेल 240 में हुआ है, सेम एज केस 2 ऊपर, जो सिनेरियो 2 है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आप। अब होप बहुत ही वेरिएबल है, एक ही प्राइस नहीं है उसका, एंड इट कैन सेल एट एनी प्राइस बिटवीन 40 to 65,000। तो क्या रेसिडुअल वैल्यू अप्रोच यूज कर सकते हैं? तो रेसिडुअल वैल्यू अप्रोच ये बोलता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को, यानी बाकी सबका फेयर वैल्यू निकाल दीजिए, उसके बाद में आप रेसिडुअल वैल्यू निकालिए कि अगर वो जो रेसिडुअल वैल्यू निकल रही है वो, जैसे यहाँ पे 40,000 रुपये की रेसिडुअल वैल्यू निकल रही है, 50,000, तो वो जो रेसिडुअल वैल्यू है, अगर वो उस रेंज में, जिस रेंज पे प्रोडक्ट बिकता है उस रेंज में फॉल करती है 40 to 65 के बीच में, तो आप रेसिडुअल वैल्यू अप्रोच लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर 2 लाख और 2,40,000 का डिफरेंस निकालना चाहिए, नहीं। कंटिन्यूइंग सिनेरियो 2, यानी कि T और M तो वैसे भी 10,000 के डिस्काउंट पे बिकते हैं, तो वहाँ 1,90,000 ही रहेगा, बचा हुआ 50,000 होप को एलोकेट होगा। तो 50,000 रुपीज़ होप की वैल्यू निकालेंगे, एंड यस रेसिडुअल वैल्यू अप्रोच यूज हो सकता है क्योंकि उसके रेंज में ही है जिस प्राइस में वो बिकता है। सिनेरियो 4 में उन्होंने बोला कि अगर हम 2,25,000 में बेच रहे हैं तो क्या होगा? तो अगर आप 2,25,000 में बेच रहे हैं, आई कंपेयर इट विद 1,90,000 रुपीज़, तो डिफरेंस 35,000 आता है। ये उस रेंज में नहीं है 40 से 65 के, मतलब रेसिडुअल वैल्यू अप्रोच नहीं यूज हो सकता। आंसर सिर्फ इतना ही देना है। क्या करेंगे अगर ये नहीं होगा, कैसे एलोकेशन होगा, वो क्वेश्चन ने नहीं पूछा है। प्रैक्टिकली क्या होगा, होप का आपको फेयर वैल्यू लगेगा जिसके बेसिस पे उसका एलोकेशन किया जाएगा डिस्काउंट का। इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ इतना आंसर लिख देंगे कि रेसिडुअल वैल्यू अप्रोच यूज नहीं हो सकता, खत्म। तो ऐसे ही 4 सिनेरियोज के आंसर्स बनते हैं। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इंड AS 41 पे पहली बार 9 मार्क का क्वेश्चन आया है इंस्टीट्यूट की तरफ से। अगेन मॉड्यूल से TY के क्वेश्चन का है ये। सेवा डेयरी प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च ईच ईयर, 1 अप्रैल 2020 कंपनी कैरिड आउट फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो लैंड आपने खरीदा 60 लाख रुपीज़ में, डेयरी काउस है 200 डेयरी काउस 20 लाख रुपीज़, नॉन रिफंडेबल ग्रांट 10 लाख रुपए का गवर्नमेंट से मिला है।
नॉन रिफंडेबल ग्रांट है, कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल है, तो इमीडिएट पीएल में चला जाना चाहिए क्योंकि अनकंडीशनल और कोई रीजन नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 कंपनी ने 8.5 लाख रुपया खर्चा लगा टू मेंटेन द काउस एंड ब्रीडिंग फीस 4.6 लाख, ये दोनों खर्चे पीएल में चले जाएंगे। 1 अप्रैल 2020 120 काउस वर बॉर्न, ठीक है। इसके अलावा और कोई चेंजेस है नहीं। ईयर एंड 3200 लीटर्स ऑफ मिल्क आपके पास पड़ा है, ये भी इंडिया 41 गवर्न करेगा जो 1 और 2 अप्रैल को सेल हुआ मार्केट प्राइस पे। तो मिल्क को 31 मार्च के फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे 30 रुपीज़। मिल्क अकाउंट डेबिट टू पीएल, पीएल में क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा ना, इसलिए। अब देखिए काल्ब्स का क्या होगा। काल्ब्स 1 अक्टूबर को अकाउंट हो गए 2300 पे कि उसकी उस समय की फेयर वैल्यू है, बराबर। काल्ब्स अकाउंट डेबिट टू पीएल। 31 मार्च की बैलेंस शीट में यही काल्ब्स का वैल्यूएशन 2800 पे हो जाएगा क्योंकि 6 महीने की हो जाएगी। इसमें प्राइस चेंज 200 का है पर काल्ब और फिजिकल चेंज 300 रुपये पर काल्ब, बराबर है। ऐसा हम वैल्यूएशन करेंगे। और जो काउज है वो इनिशियली 10,000 के ही दिख रहे थे, वही लिखा है वहाँ पे 10 लाख रुपीज़ 20 लाख रुपीज़, सॉरी 20 लाख रुपीज़ 10,000 पर काउ। इसमें प्राइस चेंज 500 है और 2 साल से 3 साल के हो गया, फिजिकल चेंज 500 रुपीज़ पर काउ है, तो ये दोनों मेंशन कर देंगे और कुछ नहीं। और इसके अलावा वैल्यूएशन 11,000 रुपये पे हो जाएगा बैलेंस शीट डेट पे। बस इतनी चीज़ें हम लोगों को करनी है। बैलेंस शीट में 11,000 दिखाना है, जो डिफरेंस है 10 और 11,000 का वो पीएल में जाएगा। काल्ब्स का तो पूरा 2800 का डिफरेंस पीएल में जाएगा क्योंकि 2300 भी पीएल से ही रूट हुआ है, प्रॉफिट है ना आपका, कॉस्ट कुछ है नहीं उससे रिलेटेड। ग्रैंड भी पीएल के अंदर में जाएगा और मिल्क भी पीएल में जाएगा। बैलेंस शीट में लैंड दिखेगा, काउस दिखेंगे, काल्ब्स दिखेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट कुछ दिखना नहीं है उसके अंदर में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। लैंड 60 लाख पे ही दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ए लिमिटेड ने परचेज किया है एसेट 200 लाख का 1 अप्रैल 17, 4 साल की लाइफ है, नो रेसिडुअल वैल्यू, और आपको इम्पेयरमेंट बताना है और उसका रिवर्सल बताना है। तो 4 साल की लाइफ है, 50 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया तो 150 की वैल्यू है। अब 150 को 120 से कंपेयर कीजिए, रिकवरेबल अमाउंट मतलब 30 का इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। अब 120 हो गई वैल्यू, 120 की वैल्यू पे 3 साल की लाइफ बची, 40 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया, 80 कंपेयर टू 80, रिकवरेबल अमाउंट कोई दिक्कत नहीं है। इसके नेक्स्ट ईयर 40 को 40 चार्ज किया, अब यहाँ 56 है। अब क्या देखेंगे, रिवर्सल की बात होगी, पर यहाँ अजम्पशन लिखे है इसलिए रिवर्सल नहीं होता। रिवर्सल कब होता है, व्हेन द एक्सटर्नल इवेंट जिसके कारण आप इम्पेयरमेंट कर रहे थे दैट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, तब रिवर्सल होता है, तब तक रिवर्सल नहीं होता। पर रिवर्सल कितना होगा कि अगर ये इम्पेयर नहीं हुआ होता तो ये वैल्यू कितने पे होती। अगर आपने इम्पेयर नहीं किया होता है, 30 का इम्पेयरमेंट नहीं किया होता तो 150 पे दिख रहा होता, 50 डेप्रीसिएशन के बाद 100, फिर और 50 डेप्रीसिएशन के बाद 50, तो मैक्सिमम रिवर्सल 10 का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। टीवाई के इलस्ट्रेशन में से किसी एक का क्वेश्चन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 से रिलेटेड, अगेन मॉड्यूल से आया था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। SB लिमिटेड एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम नेचुरल प्लांट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड आयुर्वेदिक कंपनीज। उसकी होली ओन सब्सिडियरी है यूबी, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 न्यूली एडेड क्वेश्चंस के अंदर में से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। अब डिमांड बहुत है, पहले पैरा में वो सब बताया गया है, ये सब जाने दीजिए। SB यानी कि होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी को 10 लाख यूरो में 10 लाख में SB ने यूबी को गुड सेल किए। इसका कॉस्ट था 770 लैक्स। इसका सेलिंग प्राइस देख लेंगे रुपीज़ में कितना हो रहा है कन्वर्ट करके, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक में यूबी के पड़ा है। यूबी का फंक्शनल करेंसी यूरो है, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे 10 लाख, और अपना INR है। अब जिस दिन सेल किया उस दिन 85 रुपीज़ का रेट था, 85 के रेट से रिसीवेबल्स निकाले होंगे आपने 850, और आपके बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा होगा 80 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट, बराबर, ये समझ में आया। अब 88 क्लोजिंग रेट है, यानी रिसीवेबल्स को आपने क्लोजिंग रेट के ऊपर ला दिया होगा। सब्सिडी से जो रिसीवेबल्स है उसको आपने 88 के रेट पे ला दिया होगा, यानी कि 3 रुपये 30 लाख रुपए का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन आपकी बुक्स में, बराबर। होल्डिंग के बुक्स में सब्सिडी में तो आएगा नहीं, उसको तो यूरो ही पे करना है। कंसोलिडेट करते समय यूबी की फंक्शनल करेंसी यूरो है, तो INR में कन्वर्ट करते समय वो इंडिया 21 का रूल यूज करेगी, फंक्शनल टू प्रेजेंटेशन करेंसी रूल्स, यानी कि इसे कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट से, 88 के रेट से 880 लैक्स। अब होल्डिंग ने सब्सिडी को सेल किया तो अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट होगा, समझ रहे हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट करना है। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, 80 लाख। ये मत बोलना कि इन्वेंट्री को हम 770 पर मेजर करेंगे, नहीं 770 पर मेजर नहीं होगा।
अनरियलाइज प्रॉफिट 80 लाख है, 80 लाख एलिमिनेट हो जाएगा और 800 लाख के ऊपर ये इन्वेंट्री हमारे बुक्स में दिखेगी, 800 लाख बराबर है। और ये जो 30 का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है ये एलिमिनेट नहीं होगा, इंटर कंपनी ओइंग में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एलिमिनेट नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बस ये एक पॉइंट है जो हम लोगों को ध्यान रखना है कि 800 लाख के ऊपर में इन्वेंट्री दिखेगी, ना कि 770। बहुत सारे स्टूडेंट 770 को कंपेयर कर देंगे, तो अगेन मॉड्यूल से ही क्वेश्चन था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन 4A, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं आया है, इलस्ट्रेशन से है। इसका डिटेल डिस्कशन वाला वीडियो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, वहाँ डायरेक्टर्स वाला क्वेश्चन था जहाँ कैंसिल हुआ था और यहाँ पे एम्प्लॉइज के साथ में कैंसिलेशन की बात हुई है। चलिए आइए देखते हैं। तो सॉफ्ट कंपनी इज प्रोवाइडिंग, अरे सॉरी, ये दूसरे क्वेश्चन को मैंने इसके साथ कंपेयर कर दिया। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 का क्वेश्चन है। टीवाई के क्वेश्चन का टीवाई के क्वेश्चन नंबर 2 या टीवाई के क्वेश्चन नंबर 3, उन दोनों में से कोई एक है। आपने लोन दिया है 25 लाख का, 4% इंटरेस्ट है पहले 10 लाख पे, और 7% इंटरेस्ट है उसके बाद के 15 लाख पे। पहले 10 लाख पे 4%, उसके बाद के 15 लाख रुपए। 5 साल है, प्री पेमेंट आप कर सकते हैं और लोन रिकवर होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। फर्स्ट अप्लाई होगा प्रिंसिपल 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5-5 लाख, पहले 7% के अगेंस्ट रिपेमेंट होगा, यानी कि 15 लाख रुपए जो 7% पे लिए ना, पहले 5-5 लाख उसमें से रिपेमेंट माने जाएगा, ठीक है। और बचे हुए 10 लाख में से इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पे चार्ज किया जाएगा। बी मस्ट रिमेन इन सर्विस, तो ये कंडीशनल लोन है, आपको सर्विस पे रहना जरूरी है। उस दिन का मार्केट रेट 12% है और आपको डिस्काउंट रेट्स दिए हुए हैं। अब इन्होंने बताया है, यहाँ पे आप देखिए प्रिंसिपल तो 5-5 लाख में पे होगा, इंटरेस्ट 15 लाख पे 7%, 15 लाख पे 7%, 1,05,000, और 10 लाख पे 40,000। फिर देखो 15 लाख में से 5 लाख पे हुए, ये 5 लाख 15 लाख में से पे हुए माना गया, यानी 10 लाख बचे 7% पे 70,000, और बचे हुए 10 लाख 4% पे। फिर और 10 लाख कम हुए, यानी 7% वाला 5 लाख का लोन हो गया 35,000, बचा हुआ 40,000। तो इस तरह से पूरा का पूरा माना जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब इस दिन तक अकाउंटिंग क्या हुई होगी, हम पहले ये समझ लेते हैं। 1 जनवरी 19 को आपने क्या अकाउंटिंग की होगी, तो हम पहले ये जो पेमेंट शेड्यूल है इसका टोटल ले लेते हैं कि आपका कैश फ्लो क्या है। तो यहां देखिए 645, 6,10,000, 5,75,000, 5,40,000 और 5,20,000। हमें इसको डिस्काउंट करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे हम। चलिए आइए देखते हैं। अब पीवी फैक्टर्स दिए हैं, तो अगर पीवी फैक्टर दिए रहते हैं तो हम वही पीवी फैक्टर्स यूज करते हैं। 0.8929, 7972, 7118, 6355। अच्छा एक बात याद रखिए, कभी कभी ऐसे कैलकुलेशन में मेरी तरफ से मिस्टेक्स हो जाती है, सिली मिस्टेक्स, पर कंसेप्ट गलत नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं उसमें। अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पहले ही बोल रहा हूँ आप लोगों को। 5,75,920.5, 486,292, 409,285, 343,170, 29,5048। टू 109,715.5। आपने पे किया है 25 लाख, तो जो डिफरेंस है उसे हम लोग एम्प्लॉई बेनिफिट मान के डिफर करेंगे, यानी डिफर्ड एम्प्लॉई बेनिफिट के नाम पे बुक्स में दिखता रहेगा। यानी कैसे, लोन एंड एडवांस डेबिट 2,109,715.5, डिफर्ड एम्प्लॉई बेनिफिट डेबिट जो बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा 3,90,284.5 टू कैश जो आपने 25 लाख रुपए पे किए।
आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखिए लोन एंड एडवांस की अकाउंटिंग आपने किस तरह से की होगी। इस पर इंटरेस्ट हम 12% दिखाएंगे, रिसिप्ट और क्लोजिंग। हम कब तक की अकाउंटिंग देखेंगे, आपने प्रीपे किया है 31 दिसंबर 2020, यानी कि सेकेंड ईयर में प्रीपेमेंट हुआ है, तो सेकेंड ईयर तक की हम लोग इसका एक टेबल बना देंगे। तो ओपनिंग हम लोगों ने लिखा था 2109715.5 बराबर। इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट होता है 253166। रिसीव होने वाला अमाउंट वही जिसे आपने डिस्काउंट किया है 6,45,000 रुपीज़। कभी भी इंटरेस्ट स्टार्ट होता है रिसिप्ट माइनस, तो ये हो रहा है 1717881.5 सेकेंड ईयर। $206,145.5 पेमेंट। इस साल हमने ऊपर 6,10,000 लिखा है, पर 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे हो गए थे, तो 11,10,000 रुपये। $814027 का क्लोजिंग आ रहा है, बराबर है। नाउ दिस क्लोजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड शेड्यूल्ड, क्योंकि प्रीपे हो गया ना। प्रीपे हो जाता है तो आपके लोन का अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है उस कारण से, समझ में आ रहा है। अब देखिए जो डेफर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट है ये 5 साल में इक्वली अमोर्टाइज होगा। 390,284.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स, तो 390,284.5 माइनस 156,114, इतना डेफर हो गया। $234,171.5 बचा है। अब अगर मैं इस बैलेंस की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया शेड्यूल, ये दोनों जाने दीजिए, बस इतना बचा है पेमेंट। 5,40,000 और 5,20,000 रुपए का पेमेंट बचा है, बराबर है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, रीडिस्काउंट करके चेक, और इसे डिस्काउंट भी पुराने रेट से ही करेंगे, यानी जो ओरिजिनल रेट था। अब ये ओरिजिनल रेट में अब ये पैसे आपको 1 साल और 2 साल बाद देने हैं, मतलब ये डिस्काउंट फैक्टर्स यूज़ करना है, इसके आगे वाले मत ले लेना। पहले 2 डिस्काउंट फैक्टर्स 8929 7972, ये 0.8929 से मल्टीप्लाई होगा और ये 7972, ठीक है। $896,710, ठीक है। तो 896,710 वैल्यू दिखना चाहिए लोन एंड एडवांस की, पर हमारे बुक्स में दिख रही है 814027। तो हम क्या करेंगे, हम इतने से इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे 82,683 से। लोन एंड एडवांस डेबिट, और ये डेफर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट का जो बैलेंस बचा है ना, ये हमारा 234,171, उसमें से हम इसे कम कर देंगे। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इस तरह से हम लोगों को इसकी अकाउंटिंग करना है, ठीक है। चलिए, तो दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू एमएसएमई एट बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंड AS 101। पहली बार इंड AS 101 का क्वेश्चन आया, वो भी सीधा 6 मार्क का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन भी एक पॉइंट जो दिया हुआ है, एक न्यूली एडेड क्वेश्चंस में से एक जो एग्जांपल्स है उसमें से आया हुआ पार्ट है। एक एग्जांपल दिया है, इलस्ट्रेशन नहीं है इसके ऊपर, एग्जांपल दिया हुआ है इंस्टीट्यूट का, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहली बार आया, यानी हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ धीरे धीरे इसके ऊपर फोकस इंस्टीट्यूट का बढ़ने वाला है। तो हुआ क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लोन 2 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट से मिला हुआ, हमने इक्विटी में डाल दिया था, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन शायद डाल दिया होगा। इसके अगेन 31 मार्च 2024 में 2.5 करोड़ रुपीज़ हमें रीपे करना है। तो इंड AS 101 में इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, आगे उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या करके रखा है, एडवाइस क्या मिली उनको। प्रैक्टिकली अगर आप इंड AS 101 पढ़ेंगे तो वहाँ एक एक्सपीडियंट, एक एक्सेप्शन दिया हुआ है इससे रिलेटेड, कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता है तो आप उसे कैरिंग अमाउंट पे ही रहने दीजिए 2 करोड़ रुपए। आपको क्या पे करना है उसके बेसिस पे उसका IRR निकाल दीजिए, ठीक है। 2.5 करोड़ पे करना है 4 साल बाद, 31 मार्च 2020 की बात हो रही है, 1 अप्रैल 2020, 4 साल बाद 2.5 करोड़ एक साथ पे करना है, 2 करोड़ रुपए आज वैल्यू है, तो कितना होता है IRR,
वो रेट पे फ्यूचर में इंटरेस्ट की अकाउंटिंग होगी इस लोन के ऊपर, बस खत्म। इतना ही करना रहता है लोन इन एडवांस फ्रॉम रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट के केस में। सब्सीक्वेंट एडजस्टमेंट इंडिया 109 के हिसाब से होता है सब्सीक्वेंट, पर ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन एडजस्टमेंट इसी बेसिस पे होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये हम लोगों को वहां पे लिखना था। अगला क्वेश्चन CSR का है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इंडेस 33। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में मैं बोलता था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, और फाइनली इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन को पूछा। अब हुआ ऐसा कि इसमें आपके पास कोई 20 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स है। ये अगर हमारे TY के वीडियोस में आप देखेंगे तो बहुत डिटेल डिस्कशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा। 1 जुलाई, मिडिल ऑफ द ईयर, ठीक है, मिडिल ऑफ द ईयर, मिडिल भी नहीं, 3 महीने यानी ड्यूरिंग द ईयर, आपने 25 लाख रुपए के 8% कन्वर्टेबल स्टॉक इशू किए, जो हर 100 रुपए कन्वर्टेबल इनटू अलग अलग डेट पे अलग अलग कन्वर्टेबल, और एंड में अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हैं तो रिडीम हो जाएंगे एट पार। डाइल्यूटेड EPS के लिए हम हमेशा हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स कन्वर्टेबल कंसिडर करते हैं, ठीक है, 135 इज द हाईएस्ट। इट इज अज्यूम्ड दैट रिटर्न इक्विटी ऑप्शन इज अकाउंटेड फॉर एज लाइबिलिटी, इसकी अकाउंटिंग एज लाइबिलिटी हुई है, एंड FVTPL यानी फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू चेंज आपको 31 मार्च 2020 और 2021 का 5000 और 5300 दिया, और उन्होंने बोला इसमें कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, ये फेयर वैल्यू चेंज का कोई टैक्स इफेक्ट नहीं है। प्रॉफिट दिया आपको 31 मार्च 2020 और 2021 का 16,50,000 और 17,90,000। दिस इज बिफोर इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू मूवमेंट्स, टैक्स, ठीक है। 16,50,000, 17,90,000, 2019, 2020, 2020 और 2030, एक मिनट डेट चेंज कर देता हूँ, 2020, 2021। चलिए, रेट ऑफ टैक्स 33% है, क्या करना चाहिए? अब पहले तो ये फेयर वैल्यू चेंज ले लेते हैं, 5,000, 5,300, आई थिंक ये रिड्यूस ही हुआ है, लॉस। फिर इंटरेस्ट ले लेते हैं, बिफोर इंटरेस्ट भी है, 8% का इंटरेस्ट है 20 लाख रुपीस पे, पर पहले साल इंटरेस्ट सिर्फ 9 महीने का आएगा, $1,20,000, 1,60,000, 15,25,000, 16,24,700। टैक्स ध्यान में रखिए, 5,000 पे टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो ऐड करके टैक्स निकालिए। 15,25,000 में 5,000 ऐड करके 33%, 5,04,900 बराबर 33% ही है ना। 16,24,700 में 5,300 ऐड करके 33% टैक्स, 5,37,900। अरे यार 25 लाख पे 8% इंटरेस्ट था। एक मिनट मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मैं ज़रा सा आपका चेंज करा देता हूँ। 25 लाख पे 8% 9 महीने के लिए 1,50,000 और यहाँ पे 2 लाख, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये पूरा चेंज हो जाएगा। $1,495, इसमें 5,000 ऐड करके 33% टैक्स, 495, तो ये 10 लाख हो गया। $15,84,700, इसमें 5,300 ऐड करके 33% टैक्स, 5,24,700, 10,60,000। शेयर्स आपको दिए हुए हैं, आपके 20 लाख शेयर्स है, तो बेसिक EPS सिंपल 0.5 और 0.53 है, ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक EPS। चलिए अब डाइल्यूटेड EPS के लिए पहले शेयर्स निकाल देते हैं।
तो बेस शेयर्स तो आपके 20 लाख है, इसमें ऐड करेंगे पोटेंशियल शेयर्स, वो 135 थे, 25 लाख हर 100 के बदले 135 शेयर्स, पर पहली बार 9 ही महीने के लिए इंटरेस्ट लगा था, इसीलिए शेयर्स भी 9 ही महीने के लिए आउटस्टैंडिंग लिए जाएंगे डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए। ठीक है, 25,31,250, 33,75,000, तो शेयर्स हो जाएंगे 45,31,250, 53,75,000। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट देखिए 10 लाख, इसमें 1,50,000 पोस्ट टैक्स ऐड हो जाएगा और ये 5,000 भी ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं, यानी कि 16,50,000 ही रहेगा, पर उसमें 1,50,000 का पोस्ट टैक्स यानी कि टैक्स कटेगा और 5,000 पे टैक्स नहीं कटेगा क्योंकि उसके ऊपर तो टैक्स अफेक्ट था ही नहीं ना। तो 1,50,000 में मैं 33% माइनस कर देता हूँ, 5,000 ऐड कर देता हूँ और उस अमाउंट को 10 लाख रुपए में ऐड कर देते हैं, 11,05,500। वैसे ही 2 लाख रुपए पे 33% माइनस कर देता हूँ, जो हमारा इंटरेस्ट है उसमें 5,300 ऐड बैक कर देते हैं और उसको 10,60,000 के प्रॉफिट में ऐड कर देता हूँ, 11,99,300। बस आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड था, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। डिटेल डिस्कशन वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का था, इंडिया 108 सबसे पहले पेपर में आया था, May 18, उसके बाद अब आया है। ठीक है, तो सिर्फ रिप्रेजेंट करना था और कुछ नहीं था। एक जोग्राफिकल इनकम में शायद अदर ऑपरेटिंग इनकम नहीं लिया हुआ है, ये एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, क्योंकि जनरली अदर ऑपरेटिंग इनकम को जोग्राफिक बेसिस पे बताना मुश्किल होता है, इसीलिए वो वहाँ पे नहीं लिया गया है, ऐसा कुछ तो है, बस वो एक चीज़ का डिफरेंस है, बाकी कोई चीज़ नहीं। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेड एंटर्ड इनटू लीज कॉन्ट्रैक्ट विद अ लेसर फॉर 2,000 स्क्वायर मीटर, अगेन न्यूली एडेड क्वेश्चंस, कोविड इंपैक्ट नोटिफिकेशन जो रिसेंटली कोविड अमेंडमेंट आया था उससे रिलेटेड है ये। 1 अप्रैल 19 इन द ईयर 2020 एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोविड-19 क्या करना है, उन्होंने 3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंट्स का इंपैक्ट क्या था, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स थे। अब समझिए, जून 2021 के पहले अगर आप रेंट रिड्यूस करते हैं विदाउट एनी अदर इफेक्ट या रेंट सेम रखते हैं, ठीक है, तो उसका अफेक्ट लीज लाइबिलिटी राइट यूज एसेट में नहीं लेना, डिफरेंस को पीएल में एडजस्ट करके खत्म कर दीजिए, इनका ये कहना था। तो यहाँ पे रेंट कंसेशन है, यानी आप रिड्यूस कर रहे हैं 30% पर मंथ फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 से 12 मंथ्स यानी 30 सितंबर 2021 तक, बराबर। तो ये तो जून 2021 के आगे एक्सीड कर गया, तो यहाँ पे आप कोविड अमेंडमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते, तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल है। अगला, रेंट कंसेशन दिया जिससे कि अक्टूबर टू दिसंबर का रेंट डेफर कर दिया, नहीं देना है, डेफर कर दिया, बाद में देंगे। 3 मंथ्स आर एडेड एट द एंड ऑफ लीज टर्म, लीज टर्म के आगे ऐड कर दिया, तो यानी कि आपने सेम रखा है, रेंट सेम ही रख दिया ना, यहां कम कर दिया और आगे जाके आप लोग एक्स्ट्रा पे कर देना, तो रेंट को आपने सेम रखा है, सेम, समझ रहे हैं, रिड्यूस करते हैं तो भी चलेगा, सेम रखेगा तो भी चलेगा, यहां सेम रखा है, कोई इंक्रीज नहीं है, कुछ नहीं, और इसका अफेक्ट कोई जून 2021 के बाद में नहीं है, सेम ही है, अभी नहीं लेके बाद में ले रहे हैं, इंक्रीज नहीं किया, रिड्यूस नहीं किया, तो ये चलेगा, यहाँ अवेलेबल है आपको बेनिफिट। रिड्यूस्ड मंथली रेंट बाय 50% अक्टूबर टू मार्च 21, जून 21 के पहले, पर यहाँ आप जगह भी कम कर रहे हैं, तो जगह कम करना नहीं, सिर्फ रेंट रिड्यूस कर रहे हैं तो आप बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते, तो यहाँ भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तीनों क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से थे, तो कंपेरेटिवली इजी, जिन्होंने भी पढ़ा होगा उन लोगों को समझा होगा। अगला क्वेश्चन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 के टीवाई के क्वेश्चन में से था, ठीक है, थोड़ा बहुत बदला, इंस्टीट्यूट ने फिगर्स बदले हैं कि 18 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट है, 90,000 यूनिट्स का बेसिक प्रोडक्शन है, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 90,000 रुपए, 20 रुपीज पर यूनिट का हमारा एब्जॉर्प्शन रेट है फिक्स कॉस्ट का। अब इन्होंने बोला एक्चुअल प्रोडक्शन साल भर में 87,000 हुआ है, कैसे कैसे हुआ उन्होंने बताया है। अब नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से 90,000 डिवाइडेड बाय 4, 22,500 का नॉर्मल कैपेसिटी प्रोडक्शन होना चाहिए हर साल, पहले क्वार्टर में 20,000 हुआ। अब खर्चा तो हर साल इक्वली होगा, 18 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 4, 4,50,000 रुपए, ठीक है। एक्सपेंस कितना है 4.5 लाख, एब्जॉर्ब कितना हुआ 20,000 इंटू 24 लाख, यानी पीएल में कितना गया, पीएल में 50,000 का एक्सपेंस गया, समझा। नेक्स्ट ईयर 24,000 हुआ, तो 24,000 में ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं देखना है, कभी भी एक्यूमुलेटेड देखते हैं, फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए एक्यूमुलेटेड देखते हैं कि 2 क्वार्टर का मिला के प्रोडक्शन 44,000 हुआ, नॉर्मल कैपेसिटी 45,000 है, 45,000 है, यानी खर्चा 4.5 लाख हुआ है,
पर अभी भी 45,000 के हिसाब से एब्जॉर्प्शन निकाल 44,000 के हिसाब से एब्जॉर्प्शन निकालेंगे, यानी 44,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 विच इज 8,80,000। 880 में से 4 लाख पहले क्वार्टर का है, तो 4.8 लाख इस क्वार्टर का, तो 30,000 रुपीज़ पीएल से रिवर्स होगा, पीएल में क्रेडिट हो रहा है, समझ रहे हैं। इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन के लिए 4.8 लाख ले रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 23,500 है, फिर से एक्यूमुलेटेड देखेंगे, 20,000 प्लस 24,000 प्लस 23,500 विच इज 67,500, नॉर्मल कैपेसिटी भी 67,500 है, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंस 4.5 लाख है, तो अगर आप 67,500 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 13,50,000 होता है, जिसमें से 4 लाख पहले साल और 4,80,000 दूसरे साल में हमने दिखाया है, तो इस बार 4.7 लाख दिखाएंगे और 20,000 पीएल से क्रेडिट होगा। अब ध्यान रखिए, अगर यहाँ 23,500 की जगह 24,500 होता, 24,500, तो भी हम यही फिगर दिखाते, 4.7 और 20,000 पीएल में क्रेडिट। ओवर एब्जॉर्प्शन की अकाउंटिंग अलाउड नहीं है, ओवर एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 19,500 है, तो 19,500 के हिसाब से एब्जॉर्प्शन होगा 3.9 लाख, ठीक है। 4.5 का खर्चा है, यानी 60,000 पीएल में डेबिट होगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। डिटेल डिस्कशन वाला वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ये अकाउंटिंग रिक्वायर्ड थी। चलिए अब आप देखेंगे तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, मैंने तो बहुत शॉर्ट में बता दिया, पर एक्चुअल आंसर आप एक एक क्वार्टर वाइज लिख रहे हैं तो काफ़ी लेंदी रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत लेंदी आया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, बहुत लेंदी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये 5 मार्क का आया है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, पर 5 मार्क से ज़्यादा का ही पूछा गया है, तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये 5 मार्क के लिए क्यों पूछा। पर लास्ट लाइन से मुझे लगता है कि शायद आंसर पूरा रिक्वायर्ड नहीं था। मैं बताऊंगा आपको, हम सॉल्व पूरा करेंगे, पर आंसर कहाँ तक रिक्वायर्ड था मेरे हिसाब से वो भी मैं बताऊंगा आपको। 1 अक्टूबर प्रेफरेंस शेयर इशू किए 18 लाख के, होल्डर के पास ऑप्शन है वो उसे कन्वर्ट कर सकता है फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स एट एनी टाइम अप टू द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल। अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो आप रिडीम हो जाएंगे 4 साल बाद। 5.5% का इंटरेस्ट है, जबकि मार्केट रेट 8% है। डिस्काउंट रेट 3 डेसिमल तक लेना है, इंस्टीट्यूट ने क्लियर किया है। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कहाँ तक के लेना चाहिए। अर्ली रिडेम्पशन ऑप्शन मिला आपको कब, 30 सितंबर 2020। अब इसके आगे की कहानी बाद में देखते हैं, पहले आपने डेट और इक्विटी का क्या किया होगा हम वो देखते हैं। 18 लाख पे 5.5% होता है 99,000, तो आपने पहले डेट कंपोनेंट को समझाया होगा। 99,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, मार्केट रेट 8% है 4 साल, प्लस एंड में 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर, मार्केट रेट 8% है 4 साल। थ्री 27888 1323 तो ये हो रहा है 1650888। ये हो गया डेट कंपोनेंट। तो इक्विटी कितना होगा, 18 लाख से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 149,112, ठीक है। अब देखिए ये इशू हुआ 1 अक्टूबर 17, 30 सितंबर 20, 3 साल बाद की बात हो रही है। तो 3 साल तक के अकाउंटिंग क्या की होगी आपने, 1650888 पे इंटरेस्ट 8% से अकाउंट किया होगा। पे हुआ 99,000, कभी भी इंटरेस्ट ऐड होता है पेमेंट माइनस, $168,399, इस पे 8% इंटरेस्ट 134,717, पे वही 99,000। तो 171,9,676, इस पे 8% इंटरेस्ट 137,574, तो 1,758,250। तो दिख रहा है ये कैरिंग अमाउंट डेट का 1,758,250 और इक्विटी का वही पहले का वैल्यू 149,112 पे
जिसे अब भाई ये बोल रहा है कि 30 सितंबर को आपने बाईबैक किया है 20 लाख रुपए में, समझ रहे हैं, बाईबैक किया है 20 लाख रुपए में, तो सीधी बात है इसकी फेयर वैल्यू 20 लाख रुपए रही होगी, इसीलिए 20 लाख रुपए में बाईबैक किया गया है। तो इसमें से डेट के लिए कितना दिया और इक्विटी के लिए कितना? ओके मैं इसका भी वीडियो डिटेल डिस्कशन वाला डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। फिलहाल समझ लीजिए फेयर वैल्यू कैसे निकलती है, सिंपल है। जो कैश फ्लो बचा है, एक ही साल का बचा है 18 लाख और इंटरेस्ट 99,000, उसका डिस्काउंट कर दीजिए उस दिन के मार्केट रेट से। अब उस दिन का मार्केट रेट आपको दिया हुआ है 6% और सिर्फ एक साल बचा है। $1,790,757, जबकि 20 लाख रुपए आप पे कर रहे हैं, मतलब आप जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं $209,243 वो आप इक्विटी के लिए पे कर रहे होंगे। तो जो हमारा कैरिंग अमाउंट है 1,758,250 और जो इसकी फेयर वैल्यू आ रही है, उन दोनों का डिफरेंस पीएल में जाएगा 32,507 जब आपने 20 लाख पे किए, और जो हमारा इक्विटी का कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू है उसका डिफरेंस रिटेन अर्निंग यानी अदर इक्विटी में जाएगा 60,131। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आंसर रिक्वायर्ड नहीं था, इतना पार्ट सिर्फ ऊपर तक का पार्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि उन्होंने बोला लाइबिलिटी वगैरह आप निकालिए इनिशियल रिकॉग्निशन पे और अमार्टाइजेशन शेड्यूल दीजिए, बस दो ही चीज़ें मांगी थी। मे भी लास्ट पार्ट मांगा हुआ नहीं था, क्योंकि 5 मार्क के लिए कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया, यानी ये तो कैलकुलेट भी करना है, फिर इसका जर्नल एंट्री भी बताना है, कंपेरेटिवली 5 मार्क्स से ज़्यादा हो गया, तो लेंदी पेपर था मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको जो एक इंडेस 102 का बोला था वो कैंसिलेशन से रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन है, डायरेक्टर्स का, हमने TYK में भी सॉल्व किया है। 200 एम्प्लॉइज थे, उनको आपने 1000 शेयर ऑप्शंस दिए, 3 साल उनको काम करना पड़ेगा और फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 18 रुपीज़ है, 90% एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट ईयर एंड हुआ आपका, आपने एक्सपेंस बुक किया होगा फर्स्ट ईयर के एंड में, 200 एम्प्लॉइज 90% एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज, हर एक के पास 1000 ऑप्शंस, 18 रुपए का प्राइस का 1/3, 10,80,000। अब कंपनी ने सेकेंड ईयर में क्राइसिस फेस किया और कैंसिल कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट, कैंसिल कर दिया इस ईसॉप को। जब आप कैंसिल करते हैं तो एक्सीलरेशन इफेक्ट आता है, यानी पूरा खर्चा एक साथ बुक किया जाता है। उस दिन जो एक्चुअल एम्प्लॉइज है वो देखे जाते हैं, नीचे दिया गया 190 एम्प्लॉइज, तो 190 एम्प्लॉइज 1000 ऑप्शंस 18 रुपीज माइनस 10.8 लाख का खर्चा बुक कर चुके थे, बचा हुआ एक्सपेंस पूरा इमीडिएट बुक किया जाता है। ठीक है, ये रहा 23.4 लाख रुपीस, ये खर्चा इमीडिएट बुक कर दिया जाएगा, यानी कि सब मिला के आपका टोटल खर्चा आपके बुक्स में ईसॉप दिख रहा है 34.2 लाख। अब सीधी बात है एम्प्लॉइज कंपेंसेशन मांगेंगे, यहाँ दो दिया है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर और फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप। फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप देखना है, मार्केट प्राइस नहीं देखना है। 12 रुपए, तो 12 रुपए तक क्या बाईबैक कर सकते हैं, पर अगर आप 12 के ऊपर पे करते हैं तो स्टैंडर्ड बोलता है 12 तक ईसॉप से एडजस्ट कीजिए, और उसके ऊपर आप जो पे कर रहे हो एम्प्लॉय बेनिफिट है वो पीएल में जाएगा। आपने पे किया 13.5, ठीक है, तो 12 रुपए के हिसाब से आपने जो पे किया है 190 एम्प्लॉइज को, वो हम इस ईसॉप से एडजस्ट करेंगे 22.8 लाख। ठीक है, ईसॉप डेबिट टू कैश, ईसॉप में कुछ बैलेंस बच जाएगा, मैं बताता हूं उसका क्या करना है 11.4 लाख। और जो आपने 1.5 रुपए एक्स्ट्रा पे किया है, आपने तो 13.5 पे किया ना, ये पीएल में जाएगा 2.85 लाख, ये पीएल में जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, इसे पीएल में डाल दिया जाएगा, पीएल डेबिट टू कैश, एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट टू कैश। ये अमाउंट अदर इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगा, ये पीएल से रूट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ये पीएल से रूट नहीं होगा। ये पीएल गया पीएल टू ईसॉप, ये पीएल गया पीएल टू ईसॉप, ये जो आपने अमाउंट पे किया ये ईसॉप टू कैश, ये जो अमाउंट पे किया पीएल टू कैश, और जो आखिरी 11.4 है वो ईसॉप टू अदर इक्विटी चला गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट थोड़ा सा शॉर्ट था, इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर है कि आपने एक एंटिटी को अक्वायर किया, आपने 1750 पे किया, उसके नेट एसेट 750 और 2 इंटैंजिबल एसेट्स दिए हैं। पहला वाला एक पेटेंट है जो आपके पास ओन्ड है, इसका वैल्यू 500 है, अगर क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस हुआ तो 750 हो जाएगा, तो 750 नहीं कंसिडर करना है क्योंकि अभी क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस नहीं हुआ, तो इंडेस 103 के हिसाब से 500 का वैल्यूएशन होगा। और दूसरा वाला जिसका क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव हो गया 600 की वैल्यू है, नहीं 600 का कॉस्ट था, फेयर वैल्यू वैल्यूअर ने 1000 निकाला है, अर्ली सक्सेस बेसिस पे अप्रूव्ड है,
तो 1000 की वैल्यू ले ली जाएगी। मतलब परचेज कंसिडरेशन 750 और नेट एसेट 750 प्लस 500 प्लस 1000 लिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपका बार्गेन परचेस या गुडविल निकलेगा। सो दिस वाज व्हाट द पेपर वाज ऑल अबाउट। ये ओवरऑल एनालिसिस है। पूरे क्वेश्चन आपको आईसीआई मॉड्यूल के अंदर में मिल जाएंगे। कंपैरेटिवली पेपर अगर आप देखेंगे, आपने सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल पढ़ा है तो बहुत ईजी था, पर हाँ हर क्वेश्चन का डिफिकल्ट लेने स्टैंडर्ड्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उस पैटर्न से अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट मिड लेवल पे, और इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत गेम खेल गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बीच में डेट डाल दी सितंबर की। तो थोड़ी बहुत इफ्स एंड बट्स है, थोड़े बहुत चेंजेस है। पेपर छूटा है ऑलमोस्ट 20 मार्क का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 80 मार्क का पेपर अगर आपने केयरफुली किया है विद आईसीआई मॉड्यूल तो एग्जामिशन बहुत ईजी है इस बार के पेपर के अंदर में स्कोर करना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया आया होगा कि पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है। जो वीडियोस के कंसेप्ट स्टूडेंट्स को चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे के पूरे शेयर करके रखे हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।